अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। तो उम्मीद करती हूं आप लोग अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे और बहुत सारी तैयारियां भी चल रही होंगी, क्योंकि अनवार आज एक्सपेक्टेड है कि आज की सहरी होगी और कल का पहला रोजा होगा। तो आई एम श्योर ग्रोसरीज लोग बहुत सारी कर रही होंगे, रमजान की ईद की तैयारियां साथ साथ चल रही होंगी और आज शाम को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी होगा जिसमें चांद की शहादतें भी देखी जाएंगी। और उम्मीद हमेशा की तरह हम यही कर रहे हैं पूरे मुल्क में एक साथ रखा जाए। एक ही दिन पर रमजान शुरू हो, एक ही दिन पर ईद हो। नहीं तो मुख्तलिफ इलाकों में हम सुनते हैं कि रमजान का आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों से फिर ये होता है कि इतलात होती हैं कि ईद अलग अलग दिन में मनाई गई है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जो रमजान है वो पूरे मुल्क में एक ही वक्त पर शुरू हो। तो इजलास होगा आज, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से। अपने नाज़रीन को हम ये भी अपडेट कर देते हैं कि अगर कल से इंशाअल्लाह ताला पहला रोजा होगा तो हमारी आपकी मुलाकात कल से इस वक्त नहीं होगी, यानी कि 9 बजे मुलाकात नहीं होगी, बल्कि हमारे प्रोग्राम्स के टाइमिंग चेंज होंगे और शाम को 4 से 6 आप डेली मुलाकात हुआ करेगी, जिसमें हम पॉलिटिकल हैपनिंग के हवाले से बात करेंगे और रमजान के हवाले से भी आप तक थोड़ा सा दीन की इल्म के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। खाने पीने को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते रमजान में। जिस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रमजान को लेकर, बहुत ज्यादा हम खाने पीने को अपने बढ़ा देते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो किचन भी होगा हमारे साथ, वो शेफ हैं वो भी मौजूद होंगी, तो मजे मजे के जो खाने बनेंगे उनकी रेसिपीज भी आपके साथ शेयर। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। इमरान खान का माजी, हाल और मुस्तकबिल आज के नियो पाकिस्तान में। हिचकोले खाती मईशत, गरीब अवाम को रिलीफ मिल पाएगा। क्रिकेट के मैदान में टीम पाकिस्तान के नए इम्तिहान का आगाज। डाउन सिंड्रोम बच्चों को कारआमद शहरी कैसे बनाया जाए। पानी का आलमी दिन और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल। तो अनवार प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज हम करेंगे ऑब्वियसली पॉलिटिकल हैपनिंग से। इमरान खान साहब डेली न्यूज़ मीडिया का, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि उनकी जो तकारीर होती हैं, जो वो घर से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, तो मीडिया का खबरों का, सुर्खियों का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बने रहते हैं। और इस वक्त हर हरबा, हर कोशिश पीटीआई की जानिब से, खान साहब की जानिब से आजमाई जा चुकी है कि किसी तरीके से वो दौरे हुकूमत में आ जाए, चाहे असेंबली तहलील करना हो, लॉन्ग मार्च करना हो, एहतजाजी तहरीक चलानी हो। तो अनवार इमरान खान हर उस हद तक गए हैं कि वो वापस दौरे इक़्तिदार में अपनी ही हुकूमत गिराकर, असेंबलियां डिसॉल्व कर दोबारा इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। 2018 में भी हमने देखा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो वादे किए गए थे वो भी मुकम्मल नहीं हो सके, वो वादे वफा नहीं हो सके। तो अभी सवाल यही उठाया जा रहा है कि अगर खान साहब दोबारा आते हैं तो जो मुआशी हालात है इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें हो रही हैं, तो खान साहब के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, कौन सी ऐसी टीम मौजूद है जिसको अब मैदान में उतारेंगे और जिन वादों का वो जिक्र कर रहे हैं जो वो पहले भी कर चुके हैं, वो वादे इस बार किस तरह से वफा? जिस तरह के हम अभी पीडीएम के जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या पीएमएलएन के हो, सारा जो मलबा है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत पर फेंका जाता है, डाला जाता है कि उनके दौरे हुकूमत में गलत फैसले किए गए, आईएमएफ से डील नहीं की गई, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या इमरान खान साहब अगर दौरे हुकूमत में आते हैं तो क्या वो भी आने के बाद सारा जो मलबा है या जो क्राइसिस है उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर डालेंगे? क्या मुआशी प्लान होगा उनके पास या वो कौन से अहम फैसले करेंगे जिसे पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा और उनके दौरे हुकूमत में कौन से अच्छे इकदाम उन्होंने उठाए थे? आज जरा रिकॉल करते हैं, तस्करा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम। खान साहब के दौरे हुकूमत का जरा तस्करा लेते हैं, जायजा लेते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से कितना कारआमद समझते हैं आप खान साहब के दौरे इक़्तिदार को, दौरे हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू और तमाम नाज़रीन को भी। देखिए बात ये, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है 75 साल, वो आप सबके सामने भी, जब भी कोई पार्टी, पिछला दौर अगर देख ले तो जब पीपल्स पार्टी आती थी सारा मलबा नून लीग के ऊपर डालती थी, नून लीग की जब गवर्नमेंट आती थी वो सारा मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर डालती थी। अनवार असल
मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं आने देंगे, कभी भी इस तरह के वाकयात जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकते। आप अपने अगर हमसाए मुल्क भारत की तरफ देख लें तो वहाँ पे जिस तरह जमहूरियत परवान चढ़ी है और वहाँ पे एक सर्टेनिटी है जिसकी वजह से दुनिया उनके ऊपर एतबार करती है, फॉरेन जो है उनके पास आते हैं, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर आप इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार की बात करेंगे तो डेफिनेटली उनका फर्स्ट टाइम इक़्तिदार था, तजुर्बा कम, बातें ज्यादा थी, जब अपोजिशन में थे या कंटेनर पे खड़े होके जब बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने छलांग लगाई समंदर के अंदर तो पता चला कि पानी कितना गहरा है। लेकिन फिर अगर मवाजना करना चाहे तो उस वक्त हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। कोविड से जिस तरह दुनिया के अंदर बेरोजगारी फैली थी और महंगाई फैली थी, कम से कम पाकिस्तान के अंदर एहसास प्रोग्राम के जरिए करोड़ों लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती चली जा रही थी। फैसलाबाद के अंदर आप जाएं तो वहां पे जॉब्स ज्यादा थी और लोग कम थे। बाकी जब बेहतरी की जा रही थी। और एक आखिरी बात ये कि हमारे जो ओवर उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन नसीम साहब आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, उस दौर में भी नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, ऑपोजिशन की जो टॉप लीडरशिप थी उनको कैद में रखा गया और साथ ही साथ मुकदमात उन पर बनाए गए, तो जो उस दौर का तासुर है वो इंतकामी दौर का लगता था। अनवार, सवाल आपका बहुत अहम भी है और अच्छा भी है। बात ये बनाए क्यों गए हैं? जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर था तो दोनों ने मिल के जस्टिस जावेद इकबाल साहब को नैब का चेयरमैन लगाया था। अगर कोई अमेंडमेंट्स लेके आनी थी नैब कानून में तो इन दोनों को लेके आनी चाहिए थी। और फिर बात अनवार ये है कि हमारे मुल्क में अरबों खरबों की करप्शन हो रही है। क्या मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, नबिया कर रही है? हम तो अपनी सैलरीज को, अपने उसमें बजट को हर वक्त रोते रहते हैं, हमसे तो वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। तो ये जो करप्शन हो रही कौन कर रहा है? फिर अगर नैब ने केस बनाया हम उसको झूठा बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं यहाँ पे दो मिसालें आपको दूंगा कि जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फेक अकाउंट्स केस था, उसका नोटिस स्टेट बैंक ने लिया था, उनको शिकायत, और उन्होंने जब वो चेक किया तो वहां पे वाकई अरबों खरबों की गड़बड़ी और उस दौर के वजीर दाखिला चौधरी निसार के कहने के ऊपर एफआईए ने एक्शन लिया था। ये जो पनामा लीक्स आई थी, ये तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का दौर था, अपना दौर चल रहा था। फिर ये जो टीटी स्कैंडल है, टीटीज आई है, आपके सामने सारा जो है वो सबूत मौजूद है। तो ये हेड चढ़ा दिया जाता है, नैब के ऊपर इल्जाम तराशी होती है। ठीक, अच्छा नसीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, उसका सारा मलबा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पर डाल रही है। अब आप नहीं समझते कि कुछ गलत फैसले किए जाए? कि खान साहब ने कहा कि खुदकुशी बेहतर है लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब IMF का प्लान आप देखेंगे कितनी सख्त शराइत हुई और कितना खुमियाजा भुगतना पड़ा मुल्क को, आवाम को। तो आप नहीं समझते कि बज़ाहिर लगता था कि सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं? नबिया, आपकी माशाल्लाह रिसर्च बहुत अच्छी है। आपने जो रेफरेंसेस दिए बिल्कुल इसी तरह है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो आपका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, जब हुकूमत आते हैं तो अपनी बातों से आप खुद मुनरिफ होना शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े बयान नहीं देने चाहिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। लेकिन बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल, अगर जिस आई थी उसने कहा था कि ये मुल्क दिवालिया के करीब जाने वाला है, इमरान खान ने मुल्क डुबो दिया है, PTI ने मुल्क डुबो दिया, हम सब ने यकीन करते हैं इस बात पे। लेकिन कम से कम इनके आने के बाद अगर हमें कुछ बेहतरी नजर आती तो हम इनकी तो आवाम पूजा करती। लेकिन आपने देखा कि जो पेट्रोल 150 पे था वो 250 पे चला गया है, जो 150 का था वो 250 पे पहुंच गया है। मुल्क की मईशत का बेड़ा हो गया। तो इनकी बात पे हम किस तरह यकीन करें? कोई इनकी बात पे बिल्कुल। लेकिन नसीम साहब, हम हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम खारजा पॉलिसी को डिस्कस करें, उस वक्त हमने देखा कि जो दोस्त ममालिक हैं, चीन है, सऊदी अरब है, जिनसे उस वक्त फिर अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे, ताल्लुकात में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। कभी तुर्की और मलेशिया से हम दोस्ती की बातें कर रहे थे और फिर अपने ही बयानात से पीछे हट जाते थे। तो खारजा पॉलिसी भी काफी डिस्टर्ब हुई उस टाइम में। देखिए अनवार, बात यह है कि खारजा पॉलिसी में आपको भी पता है कि दूसरे ममालिक के आपस में बहुत ज्यादा मामलात है। हमारे लिए कुछ मुल्कों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे यूएस की बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए सऊदी अरब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इनकी भी पसंद और नापसंद है। जब आप दूसरे कैंप में जाने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि ममालिक के साथ आप बड़े अच्छे ताल्लुकात कर ले। आप चाहते हैं कि चाइना आपका नेबरिंग कंट्री, उसके साथ आप अपने
बहुत अच्छे जो है अपना बिजनेस टर्म्स कर ले, लेकिन दूसरे मुल्कों को ये पसंद नहीं आते, तो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को लेके चलना। लेकिन मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब एक तजुर्बेकार फॉरेन मिनिस्टर थे, वो पीपल्स पार्टी दौर में भी रहे हैं, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान की डायनेमिक्स इस किस्म की है कि मुश्किलात का सामना होता है। अभी मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ये तो आप नसीम साहब सारी अच्छी अच्छी बातों का तस्करा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। लेकिन खान साहब के पास मुस्तकबिल का क्या प्लान है, क्या चार्टर है मुस्तकबिल के हवाले से? अभी तो हम देख रहे हैं कि एहतजाज और साजिश की ही सियासत हो रही है। मुल्क के लिए, अवाम के लिए क्या करेंगे, कैसे रिलीफ देंगे, प्लान भी तो होना चाहिए। नबिया, बात यह है कि इस वक्त जितनी पोलराइजेशन होगी और जितनी नफरतें बढ़ रही हैं, तो मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहूं और मुल्क के अंदर जो है हम सब ने यहीं पर रहना है, तो ये नमो और मोहब्बतें ज्यादा हो। अच्छा, बात यह है कि साजिशी के बयानिए तो हर तरफ से आते रहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब अदम एतमाद आया था और डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग को रद्द करके वोटिंग नहीं कराई थी, तो हमने उस वक्त आवाज खड़ी यही की थी कि ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वट सो में अगर साजिशी तौर पे भी अदम एतमाद आई, तो वोटिंग आइन के मुताबिक 14 दिन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आइन से बना है। तमाम अपोजिशन जमातें इसमें शामिल थी। इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो सिर्फ पार्लियामान कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आइन और उनके अंदर रह के हम तमाम चीजें करें तो मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से। तो नाज़रीन, हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इस वक्त कुछ सख्त इक़दाम ले रही है, कुछ सख्त फैसले उठा रही है, जिसके नतीजे में आने वाले महीनों में मुआशी नमूसुस्त और महंगाई मजीद बढ़ सकती है। सारा जो खुमियाजा है वो आवाम को ही एक मरतबा फिर से भुगतना पड़ेगा। और आलमी स्तर पर हमने देखा है कि जो हमारा रुपया है उसकी भी कदर में कमी हुई है, डॉलर बेकाबू हुआ है, IMF की सख्त तरीन शराइत का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है, और जिसके बाद जो महंगाई का जिन है वो बोतल से मार बिल्कुल बेकाबू हो गया। बिल्कुल इसी तरह से है। और महंगाई का जो जिन की आप बात कर रहे हैं वो पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत है जो अपने दस्तयाब वसाइल में गरीब को रिलीफ देने की बातें तो करती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि वो रिलीफ कब तक मिलता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी दी जाएगी, इसके अलावा जो मुफ्त आटा है उसकी फराहमी का भी कहा जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं IMF का मुआहदा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बार बार उसमें अभी तक यही कहा जा रहा है आज में हो जाएगा, कल में हो जाएगा। महंगाई डे बड़े बढ़ती जा रही है, आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। हुकूमत किस तरह से रिलीफ दे पाएगी फिर? जी, दो सवाल मेरे ख्याल है आपके एक सवाल में छुपे हैं। एक तो IMF के हवाले से है और दूसरा महंगाई के हवाले से है। ये IMF का इशू कुछ ऐसा है कि सियासी बुनियादों पे हम कुछ ऐलान करते हैं जिसकी एक बहुत बड़ी माशी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। आप याद कीजिए कि फरवरी की 28 तारीख सन 2022 जो साबिक वजीर आजम साहब हैं वो टेलीविजन पे आए थे और उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया था पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जबकि उनकी अपनी ही हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई काम नहीं किया जाएगा। उन्होंने सियासी बयान दिया, सियासी फैसला था, और फिर उसके नतीजे में मुल्क को एक बहुत बड़ी माशी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी। इसी तरह फिर अक्टूबर 2022 में देख लें, एक और सियासी फैसला हुआ था। PDM की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला ये किया था कि मसनूई तरीके से रुपए की कदर को डॉलर के सामने जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। अगेन सियासी फैसला था, इसका माशी नुकसान हमें उठाना पड़ा। इसी तरह हमने अब देखा है कि एक और ऐलान किया गया है जिसमें मोटरसाइकिल्स को और 800 सीसी की गाड़ियों को एक सब्सिडी की पेशकश की गई है या कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। ये अगेन आई थिंक एक सियासी फैसला है। इसमें IMF से कंसल्टेशंस नहीं की गई जिनसे हम लोन लेने जा रहे हैं। तो बुनियादी मसला मेरे नजदीक सियासी आता है, रियली माशी नहीं। सियासी
के ऊपर फैसला किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ बेहतर फैसले तो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त वो फैसले करने की कैपेबल है? फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कुछ इदारे हैं वो जिस तरह से नुकसान में जा रहे हैं, बोझ हैं, हुकूमत पर बोझ हैं, उसको प्राइवेटाइज करने में आखिर क्या हर्ज है? देखिए, आपने सजेशन दी, आपने सवाल किया, उसका जवाब भी उसमें छुपा हुआ है कि कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस वक्त लग रहा ऐसा है कि देखिए, दुनिया भर में जो ममालिक हैं वहां पे आपको 3 किस्म की चीजें होती नजर आती हैं। वहां सियासत हो रही होती है, वहां पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है, और वहां पे माशी पॉलिसी बनाई जाती है। ये पाकिस्तान कुछ अनयूजुअल सी एक स्टेट बनता चला जा रहा है कि जहां पे सिर्फ सियासत ही सियासत नजर आती है। ना यहाँ पे माशी पॉलिसी बनाई जा रही है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। दोनों तरफ से सिर्फ सियासत ही सियासत नजर आती है। तो जो आप सवाल उठा रही हैं वो तो माशी पहलू है, माशी नजर का सवाल है। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इस वक्त ना तो हुक्मरान तबके का कोई फोकस है, और जो अपोजिशन वाले हैं वो सिर्फ इस जंग में लगे हैं कि उन्होंने कुर्सी वापस किस तरह लेनी है। तो ये अशाफिया की जंग चल रही है। इसमें माशी मसले जो हैं वो आपको ना तो उठते हुए नजर आते हैं, हल तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा टैक्स रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो बातें तो इस पर बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। सिर्फ बातें करके गुजारा तो नहीं होगा, सिस्टम तो मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो पा रहा। आपका सवाल मुझ तक पहुंच नहीं पाया, अगर दोहरा दें तो। जी, ये बताइएगा, टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा बातें होती हैं, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे तो ही मईशत भी संभल पाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये नहीं हो पाता। सिर्फ बातें करके तो गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस को 193 ममालिक जो हैं उसके मेंबर हैं। मैंने देखा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके लीडर जो हैं वो मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर हैं, और किसी मुल्क में इस किस्म की बात सामने नहीं आती। मैं हकीकत अगर आप हकाइक सामने रख लें, आज से कोई 13 साल पहले 1500 अरब रुपए के टैक्स जो है वो हुकूमत इकट्ठा करती। आज हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि उनका टारगेट जो है वो कोई 7,500 अरब पे है। तो टैक्स तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह जो हुकूमती अखराजात हैं वो आप देखें तो 13-14 साल पहले जो है वो कोई 2,500 अरब के थे, आज वो कोई 11,000 अरब पे पहुंच गए। तो टैक्स रिफॉर्म्स की अब आप बात करते हैं तो मेरे ज़हन में तो हमेशा ये आता है कि टैक्स जो है वो इस मुल्क का मसला नहीं है। टैक्स तो हो रहा है, असल मसला है हुकूमती अखराजात का। जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं, आप जितने भी ज्यादा टैक्स लगा लें वो हुकूमती अखराजात नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हमसे देख रहे हैं कि आपने जिक्र किया कि जो अखराजात हैं, इसी तरह तरजीहात भी तो दुरुस्त होनी चाहिए। गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए हुकूमत के इकदाम आप किस तरह से देख रहे हैं, उनकी तरजीहात आप किस तरह से देख रहे हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिस तरह से विफाक अब उनकी जो मिल्कियत है वो सूबों को देने जा रहा है, तो इससे फर्क पड़ेगा गर्दिशी कर्जों पर? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सवाल जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल की डिटर्मिनेशन करेगा, उसका तयन करेगा। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है। इतने तेजी से गर्दिशी कर्जात बढ़े हैं। मुझे याद है कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस बिजली के शोबे में जो गर्दिशी कर्जा था वो 1100 अरब का था। आज हम 2600 अरब पे बैठे हैं। इसी तरह गैस के शोबे में भी एक बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया है। कोई 1400 या 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा गैस के सेक्टर में इकट्ठा हो गया। आप सोचिए कि सिर्फ बिजली के और गैस के सेक्टर में जो गर्दिशी कर्जात हैं इस वक्त वो लगभग 4000 अरब रुपए के। ठीक, इतना बड़ा, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर कंट्रोल हुकूमत नहीं कर पा रही। अब इशू ये आता है कि जब कंट्रोल करने की बात आती है तो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। अब तो हम पिछले कई सालों से बढ़ा रहे हैं, लेकिन गर्दिशी कर्जे का नतीजा नहीं निकल रहा। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो तरीका हम अपनाए बैठे हैं गर्दिशी कर्जे को कम करने, टैरिफ बढ़ाने वाला तरीका है, ये कम नहीं कर रहा। ठीक, देखिए, मामला यहाँ पे है चोरी का। अगर 25% 30% चोरी हो रही है बिजली, तो आप चाहे जितना मर्जी टैरिफ बढ़ा लें, उसका गर्दिशी कर्जा जो है वो कम नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो वसूली है 90% से ऊपर नहीं जा रही। तो अगर किसी भी आप सोचिए कि बिजनेस के अंदर आप 100
यूनिट बना रहे हैं, अगर आपकी कारों की फैक्ट्री है, 100 कारें बनती हैं, उसमें से 30 या 35 चोरी हो जाती हैं, तो वो बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो तमाम हुकूमती इदारे हैं वो ही बाबडा के, लेस्को के, फेस्को के नादहिंदगान भी वही इदारे हैं, ये मामला किस तरह से सॉर्ट आउट होगा? देखिए, जो इसका हल है वो हम सबको पता है, मुश्किल हल है, लेकिन उसके ऊपर कोई पहला कदम भी अभी नहीं उठाया जा रहा। देखिए, ये मामला ही गलत है कि दुनिया भर पाकिस्तान में जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है उसका एक वाहिद बायर है और वो हुकूमत पाकिस्तान। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को बिजनेस करने के शोबों से बाहर निकलना होगा। हुकूमत का काम होता है हुक्मरानी करना, उसका काम ये नहीं है कि उसने एयरलाइन चलानी है, उसका काम ये नहीं है कि उसने बिजली का शोबा चलाना है, उसका ये काम नहीं है कि उसने 100 किस्म बिजनेसेस जो हैं उनको चलाना है। जिस बिजनेस में हुकूमत जानती है, न सिर्फ ये पाकिस्तान के बारे में सच है बल्कि दुनिया भर की हुकूमतें जब बिजनेस में जाती हैं तो उन बिजनेसेस का बेड़ा गर्क कर देती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान की मदद आपको क्या लग रहा है कि कौन से ममालिक कर सकते हैं? अब हम एक पैकेज की बात तो कर रहे हैं लेने की, लेकिन उसके बाद मजीद पैकेजेस लेने की भी जरूरत पड़ेगी, दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें हैं, एक बीमारी है और एक बीमारी की अलामात। इस वक्त जो कर्जा लेने वाली बात है ये बीमारी की अलामात को दबाने की बात हो रही है, बीमारी के हल की या बीमारी के इलाज की बात नहीं होती। देखिए, दो बुनियादी बीमारियां जो हैं हमारे माशी ढांचे के अंदर, वो पहली बीमारी है बजट का डेफिसिट, यानी कि हुकूमत के जो इखराजात हैं वो कोई 5,000 अरब रुपए सालाना की बुनियाद पे उसकी आमदन से ज्यादा है। ये बीमारी है। इस बीमारी की अलामात को दबाने के लिए हम कर्जाजात तो ले सकते हैं, उससे हाथ तो दब जाएंगे, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं हो रहा। इसी तरह जो दूसरी बड़ी बीमारी है वो तिजारती खसारा है, यानी कि कोई 70-75 अरब डॉलर की हम इम्पोर्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट से 30-31 अरब डॉलर की ज्यादा नहीं होती। उस खसारे को पुर करने के लिए हम कर्जे ले लेते हैं। अब वो जो कर्जे लिए जाते हैं वो बीमारी की अलामत को तो दबा देते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है। तो अभी ये कर्जे लेना, पैकेजेस लेना, ये सब बीमारी की अलामत को दबाने की कोशिश है, अभी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अनवार, बिल्कुल उन्होंने बात ऑन पॉइंट की कि अब दुरुस्त फैसले लेने का वक्त है और वो टाइमली लिए जाएंगे तो ही पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर रगर पर चल सकती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की, जहां पाकिस्तान सुपर लीग का हंगामा खेज मैचेस का जो सिलसिला था वो तो खत्म हो चुका है। लाहौर कंडर्स विनर हो चुके हैं इस तमाम मार्के के, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ नए शेड्यूल सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैचेस का शेड्यूल है अब वो भी तब्दील बिल्कुल, और नजम सेठी पीएसएल के साइज को और बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में दो नई टीम्स की शमूलियत की ख्वाहिश भी उन्होंने इजहार किया है। बाबर आजम के लिए जनाब बड़ी अच्छी खबर है, आपके साथ शेयर करें। कौमी कप्तान को 23 मार्च को सितारा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर कैप्टन। और इन सब बातों के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी तब्दीलियों की जरूरत में दिखाई दे रहा है। और अब बोर्ड में क्या क्या तब्दील होने जा रहा है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। इमरान, बहुत आपके वक्त के लिए। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से, शुरू होने वाली है कुछ ही दिन में, तो आप क्या देख रहे हैं जो नए प्लेयर्स हैं उनको चांस मिलने जा रहा है, उनसे आपकी क्या तवक्कुआत है? देखें, जहाँ तक आपने नए प्लेयर्स को चांस दिया है, नो डाउट कि उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी प्लेयर होता है उसका एंड ऑफ द डे ख्वाब जो होता है या टारगेट जो होता है नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये एक लकी हैं ये प्लेयर्स जिनको चांस मिला है। ख़ास तौर पे अगर मैं एहसानुल्लाह की बात करूँ या साइम अयूब की बात करूँ कि इनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो एक वो स्पेल है इतना लंबा नहीं है और उनको बहुत जल्दी पाकिस्तान टीम में आने का मौका मिल गया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अगर
परफॉर्म करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली कि उनके लिए आगे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन साथ साथ उनके लिए एक टेस्ट भी है, क्योंकि देखें आपके पास बाबर आजम नहीं है, आपके पास रिजवान नहीं है, आपके पास फखर जमान नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। जब आपके इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है तो ऐसे में जूनियर्स के लिए एक थोड़ा सा ये आजमाइश भी हो जाती है। फिर कप्तान आपके ज़ाहिर कप्तान भी नए हैं, ठीक है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो कप्तानी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत करने या नेशनल टीम की क़यादत करने एक डिफरेंट चीज़ है। तो शादाब के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है, नए खिलाड़ियों के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है। यहाँ पर फिर एक चीज़ ये है कि शारजा, हमने पहले भी ये बात की थी कि जो शारजा है आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए होम ग्राउंड है, और जिस तरह के यहाँ की विकेट खेलती है स्पिनर्स को हेल्प करती है। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, राशिद खान है या नबी है या नाइब है या दीगर स्पिनर्स हैं, तो मतलब आप किसी तरह भी उनको लाइट नहीं ले सकते, खास तौर पे उस वक्त के जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये इस पूरे मामले में कि बाबर को भी 23 मार्च को, जैसा कि हमने अभी अनाउंस किया, सितारा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है। आई थिंक दिस इज द टाइम, हमें हमारे हीरोज को हीरो समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। एक बैड पैच या एक बैड फेस आ सकता है किसी की भी लाइफ का, लेकिन हम एकदम से हमारे हीरोज को जो जीरो कर देते हैं, आई थिंक हमें अब इससे बाहर निकलना चाहिए। क्या बिल्कुल, देखें आप कोई भी कौम हो, कोई भी माशरा हो, आप मतलब ये आपके जिंदा होने की पहचान होती है कि आप अपने हीरोज को जो है सराहते हैं, आप उनका एतराफ करते हैं। फिर जिस तरह बाबर आजम की बात है कि आप सितारा इम्तियाज दे रहे हैं, उनके लिए तो सितारा इम्तियाज है, जो नाक़दीन है उनके लिए भी किसी अवार्ड का या किसी चीज का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वक्त मुझे अंदाजा है कि शायद गश भी पड़ रहे होंगे जो इस अवार्ड के ऊपर के सितारा इम्तियाज बाबर को दिया जा रहा है। यंग एज में बड़ा टाइमली है ये। ऑब्वियसली कि देखें बाबर की आप अचीवमेंट्स देखें कि आप मुसलसल 2 साल से आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, आईसीसी के हर प्लेइंग 11 में शामिल हो रहे हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और अब तक पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ने अवार्ड जीता है, ये दूसरे क्रिकेटर हैं। मतलब बेतहाशा उनके, आप वनडे में देख लें, T20 में देख लें, मतलब कौन सा फॉर्मेट है जहां बाबर परफॉर्म अक्रॉस द फॉर्मेट। उनके जो नाक़दीन हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि बाबर सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर हैं, सिर्फ वो अपने जो एक टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं, बीइंग अ कैप्टन टीम को लेकर नहीं चल पाए। आप अगर उनके स्टैटिस्टिक्स देखें, बड़ा अनफेयर है इस तरह से बात करना। पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं, बेशतर जो कामयाबियां हैं, चाहे T20 में हो चाहे वनडे में, जिस फॉर्मेट में भी हो, उनमें अगर आप बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं तो इस बात का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाता है कि बाबर अपने लिए खेलते हैं। जो लोग ये बात करते हैं कि बाबर अपने लिए खेलते हैं, उनसे एक सीधा सा सवाल है, आपकी नजर में फिनिशर वो होता है जो आए 13 गेंदों पे 32 रन बना के चला जाए, वो फिनिशर है। एक प्लेयर जो ओपनर आता है, ओपनर कभी भी फिनिशर नहीं होता के साथ। हाँ, बाबर खेलते हैं, ओपनर खेलते हैं। ओपनर जो है आपको एक स्टेज बिल्ड करके देता है, और फिर वो कैप्टनसी की भी जिम्मेदारी भी होती है, उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। और मतलब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चंद एक कप्तान हमने ऐसे देखे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री कि जो कप्तान बनने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में असर नहीं पड़ा। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है मद्दाई उनके अंदाज की। बहरहाल आगे बढ़ते तो अफगानिस्तान की बात करते हैं। चेंजेस आपने जैसे जिक्र किया पहले, कितना टफ हो सकता है ये दौरा, कितना एंटरटेनिंग हो सकता है, और क्या प्लान होना चाहिए पाकिस्तान टीम का, स्ट्रैटेजी क्या लग रही है? क्योंकि दोनों ममालिक के शायकीन अलग अलग उसमें बैठेंगे तो शायद एंटरटेनमेंट का फैक्टर तो कम हो जाएगा जो माजी में हम देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में। बहरहाल यह कि एक अच्छी सीरीज हो सकती है, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड जाती फिर तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ज्यादा एज था कि बाबर, रिजवान वगैरह ये सारे फखर वगैरह होते तो पाकिस्तान। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स नहीं है, बाज प्लेयर्स नहीं है, तो ऐसे में और जो कंडीशंस हैं इनको देखते हुए मेरा ख्याल है कि एक इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है। लेकिन ये भी हम बात करें कि यहाँ पर जो ये तजर्बात आपने किए हैं, प्लेयर्स को आपने रेस्ट कराया है और बास प्लेयर्स को आपने डेलिबरेटली रेस्ट कराया है, तो ये आपका जो फैसला है बैकफायर हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या लग रही है आपको इस वक्त, जो टीम हमारी इस वक्त बनी हुई है उसकी स्ट्रेंथ क्या है? नहीं, स्ट्रेंथ देखें, अब आपके पास साइम अयूब को आप लेकर आए हैं, ऊपर हारिस आपके पास है, हारिस अच्छे टच में है। हारिस की अगर हम बात करें PSL में अच्छी इनिंग्स खेलते नजर आए, साइम अयूब अच्छे टच में है, तो आपका फिर आपके पास शान मसूद मौजूद है, तो फिर आगे आपके पास दीगर जो मिडिल में प्लेयर्स आ जाते हैं, इफ्तिखार आ जाते हैं या दूसरे प्लेयर, फिर शादाब है। शादाब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एज कैप्टन भी खुद को परफॉर्म वहां पर अगर वो अपने आप को दिखाने में कामयाब होते हैं तो एक आपके मौका है यंगस्टर्स के पास इस बार प्रूव करने का कि एक पाकिस्तान के लिए जो एक टीम है, हम देख रहे हैं एक बड़ी टीम भी है। जैसे PSL की बात करें, हमारे पास कप्तान अब बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं, शाहीन है,
शादाब को अगर कैप्टनसी दी गई है, बाबर मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं, तो बैकअप एक बड़ा अच्छा तैयार हो रहा है। जो हम पहले बात करते थे कि बैकअप नहीं रेडी करते, नहीं देखें पीएसएल से आपका बैकअप तो बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल आपको टैलेंट हर साल अगर आप देखें कोई ना कोई प्लेयर निकल कर आता है। इस बार एहसानुल्लाह की खास तौर पे मैं बात करूंगा, या अब्बास आफरीदी अनफॉर्चुनेटली के पाकिस्तान टीम में नहीं आ सके, वो वट एवर द रीजन, लेकिन यह कि उन्होंने परफॉर्म किया है। इस तरह दूसरे प्लेयर्स भी, लेकिन बात क्या है, पीएसएल को हमें यह नहीं करना चाहिए, फास्ट ट्रैक सिस्टम नहीं बनाना चाहिए कि जिस तरह एक पीएसएल की बुनियाद पे प्लेयर्स, उससे पता है कि एक तो मसला ये होता है जो डोमेस्टिक खेलने लड़के 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं या आपका जो लिस्ट डे मैचेस खेलते हैं, जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलते हैं उनकी थोड़ी सी मतलब वो डिस्करेज होते हैं इस चीज से कि हौसला शिकनी होती है। आपको एक प्रॉपर चैनल के जरिए लाना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके। ठीक है आप चांस दें, 1-2 प्लेयर्स को आप चांस दें, या ठीक है अफगानिस्तान के खिलाफ आपने खिला दिया, डजंट मैटर, लेकिन एक जो प्रॉपर चांस होता है पाकिस्तान टीम में वो उस प्लेयर को दिया जाए, पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए तरीके। क्योंकि देखिए माजी के प्लेयर्स में और अभी के प्लेयर्स में हम अगर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हम एग्जांपल्स देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आप देखें जब नया प्लेयर भी आता है आपको नया नहीं लगता, वो मंझा हुआ लगता है कि पॉलिश्ड होता है। उसकी वजह क्या, उनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है बहुत सॉलिड है कि वो पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल आता है कि वो शील्ड क्रिकेट भी खेलता है, फिर जो उनका अब बिग बैश भी हो रही है, फिर जो उनकी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट है वो भी खेलता है, पूरा यानी प्रॉपर तरीके से आता है। ठीक है, हमारे दूसरी तरफ दौरान न्यूजीलैंड की अगर बात करें, शेड्यूल क्यों तब्दील, और आपको लगता है न्यूजीलैंड के लिए जो टीम जो हमारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, फिर वो वापस एक्शन में हमें जल्द ही नजर आ जाएंगे, टीम बड़ी फिर एक बैलेंस टीम बनेगी? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो प्लेयर्स हैं आपके जिनको अभी अफगानिस्तान में आपने रेस्ट दिया है, ऑब्वियसली कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जाहिर है न्यूजीलैंड के खिलाफ आप इनके बगैर खेल भी नहीं सकते कि आप अफगानिस्तान से तो चलें ठीक है मुकाबला कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड यू नो के वन ऑफ द बेस्ट साइड्स। और जहां तक शेड्यूल की बात है, शेड्यूल वो एफटीपी को इन्होंने बैलेंस किया है थोड़ा सा, जो आगे क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप भी है, दीगर असाइनमेंट्स भी है, तो उनको गैप को थोड़ा सा कवर करने के लिए शेड्यूल में थोड़ा सा रद्दो बदल किया है। तो ये कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बहरहाल वो एक बड़ा टेस्ट होगी पाकिस्तान के लिए, जो भी आप जाहिर है फिर इन प्लेयर्स को आपको इनके साथ पूरी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन पीएसएल की सूरत में जो हमें इतना अच्छा टैलेंट मिला है, पूरी दुनिया उस सब टैलेंट को देखेगी। सो थैंक्स टू जनाब पीएसएल, और इसके साथ साथ हम बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे शादाब 11 को, बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे। थैंक यू सो मच मानी, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। अनवर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। तंबाकू नोशी से हर साल 80 लाख अफराद हलाक होते हैं, और इनमें से जो 12 लाख तंबाकू पीने वाले लोगों के खाने वाले धुएं से हलाक होते हैं। तो अब तंबाकू नोशी की जगह और भी कई नई चीजें मुतारिफ की जा रही हैं, जिनको हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कूल लगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यंगस्टर्स में बहुत इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें निकोटीन पाउचेस हैं, ई सिगरेट हैं, इसमें शीशा भी शामिल है। तो डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं उन पर अब लोगों को शायद शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहकर के उनका ज्यादा नुकसान नहीं है। बिल्कुल, और जो यंगर जनरेशन है उसमें हम एज अ फैशन भी देखते हैं कि इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, और इसको बनाने वाली जो तंबाकू को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो भी इस पर बैन नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार हमने देखा है अनवार के जो सिगरेट है उस पर जो टैक्स है वो आयद किया गया, कीमत बढ़ाई गई है कि किसी तरह लोग इसको शायद छोड़े, कम तो करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई एक जो रवैया तब्दील है वो नहीं हो रहा। बाहर हम बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है शारिक खान साहब। थैंक यू सो मच शारिक, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सिगरेट का इस्तेमाल अगर लोग कम करके निकोटीन पाउचेस यूज कर रहे हैं, ई सिगरेट यूज कर रहे हैं, शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये कम खतरनाक है, या इस हवाले से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सिगरेट का मुतबादिल के तौर पर निकोटीन पाउचेस जो हैं ये अब मार्केट में दस्तयाब हैं, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए इस्तेमाल शायद कर रहे हैं कि शायद फिर ये कम खतरनाक है। शारिक हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। शारिक बताएगा, सिगरेट का मुतबादिल निकोटीन पाउचेस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इसीलिए शायद यही समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कम खतरनाक है, ये सही है या गलत है? अस्सलामुअलैकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस शो पे दावत दी। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप देखें, तंबाकू जो है ना वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से लोग
पी रहे हैं और हमें उसके नुकसानात का पता है, उसकी रिसर्चेस का पता है, चीजों का पता है। ई सिगरेट्स या निकोटीन पाउचेस एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अब ये सस्ता मिल रहा है, कुछ जगहों पे महंगा मिल रहा है, कुछ जगहों पे फैशन के स्टेटमेंट में मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी को नुकसान का इसके बारे में इल्म ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये लेस हार्मफुल है, तो इसकी कोई मेडिकल या कोई रिसर्च, कोई बैकग्राउंड फाइंडिंग होनी चाहिए ना ऐसी चीजों की। वो कहाँ है? आप अगर गूगल भी करके देखें, आपको बेसिक भी चीजें, आपने देखा होगा 2 साल पहले लंग्स के अंदर एक बहुत बड़ी डिजीज अमेरिका के अंदर फैलना शुरू हुई थी, ई कोलाई के नाम से, और उसकी वजह से अगर आप लोग नोटिस करें तो कितने लोगों को वहां पे प्रॉब्लम हुई थी। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर के अंदर इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये हमारा ही मुल्क है जिसके अंदर इसको फैशन स्टेटमेंट बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा निकोटीन पाउचेस के अब तो यूट्यूब वगैरह पे एड्स भी आते हैं। और बदकिस्मती और शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें ये एड्स अलाउ किए जा रहे हैं। तारिक, चूंकि आप मोटिवेशन के हवाले से बहुत गुफ्तगू भी करते हैं, समाजी रहनुमा भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी गलती होगी, क्या ऐसी कोताहियां हो गई हैं हमसे कि हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे हैं वो इतने ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल किया जाता है। एक वक्त था कि सिर्फ जो लड़के थे या जो मर्द हजरात थे वही इसका, हमारी खवातीन भी इस नशे की लत ही कहा जाएगा कि इसमें मुब्तला हो रही हैं। अवेयरनेस के लिए क्या आप समझते हैं कि करना चाहिए? तरबियत का फुकदान है, स्कूल्स में अगर ये चीजें पहुंच रही हैं, कोई कैंपेन्स होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ ये बात हम सिर्फ स्कूल्स पे नहीं डाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हमें रियलाइज करने की जरूरत है नहीं, स्कूल्स पे नहीं डाल रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात तो सिर्फ इशारा करें कि इतना कॉमन हो चुका है, ब्लेम स्कूल्स को नहीं कर रहे। नहीं, हेयर मी आउट, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पेरेंट्स की भी है, एज अ माशरे की भी है, स्कूल्स की भी है, लोगों की भी है, हम आगे पीछे दोस्तों की है। यू नो, एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट। हम सब ने अपना अपना हिस्सा प्ले करना होगा ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह सिगरेट को बुरा समझा जाता था ना, आपको याद होगा कि जब भी सिगरेट कोई पीता था, कोई भी बड़ा घर खानदान वाला या कोई मोहल्ले वाला गुजरता था तो सिगरेट छुपा ली जाती थी क्योंकि उसको बुरा समझा जाता था। वेप या निकोटीन पाउचेस ऐसी चीज बना दी गई है कूल किस्म की कि आज की लड़के लड़कियां घर में बैठकर कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टिंग इस तरह की होना शुरू होगी कि क्लास 3 के बच्चे लाहौर के अंदर कर रहे हैं, वहां पे लॉयर्स इस चीज पे काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो निकोटीन पाउचेस के डब्बे हैं ये बनाए इसलिए गए हैं कि ताकि जो पहले औरतें कम चूंकि टबैको यूजर्स थी पाकिस्तान के अंदर, अब वो भी उसको यूज कर सकें और खामोशी से उसको यूज कर सकें। उसको इतने झूठ के अंदर उसको बेचा जा रहा है कि उससे दांत आपके साफ होते हैं, आपकी ब्रेथ फ्रेश होती है, आप वो एनर्जाइज्ड फील करते हैं। 60% निकोटीन का उसके अंदर अगर कंटेंट का वो खुद क्लेम कर रहे हैं, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि बच्चों के साथ हो रहा क्या है। लेकिन सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं क्या वो मौजूद नहीं हैं, वो काम नहीं कर रही हैं? जिस तरह से सिगरेट पर हम देख रहे हैं क्या वो प्रॉपर उसके पैक पर कुछ तस्वीर भी बनी होती हैं कि इसके ये नुकसानात हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो बहुत ईजी अवेलेबल हैं, आमतौर पर दुकानों में मिल रही हैं, प्रॉपर वेब स्टोर्स बनाए जा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड आप लोग ये वाली बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग इस तरह की बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी। मैं आपको बताऊं, टबैको के ऊपर, सिगरेट के ऊपर तो बहुत रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। आपको पता है कि निकोटीन पाउचेस और वेप्स के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ये इलीगली इंपोर्ट होता है। ये पिछले 6 महीने पहले तक तो ये इलीगल सब्सटेंस तौर पे ये स्मगल हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह इंपोर्ट हो रहा था ये स्मगल के तौर पे हो रहा था। फिर उसके बाद अभी एसआरओ पास करने की कोशिश की गई है जिसके अंदर इसको रेगुलाइज करने की कोशिश की गई है। तो डेफिनेटली बात आपकी ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अभी इस मामले में बिल्कुल सोई हुई है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जगाएं कि इससे पहले कि ये एपिडेमिक बन जाए, ये पैंडेमिक बन जाए, हम इसको रोकें इसको पहले ही, क्योंकि ये तो अंडर द रेडार होकर ये हर चीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि निकोटीन पाउच का एक ब्रांड ने एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो भी बनाया जो यूट्यूब पे भी चला, सब जगहों पे चला। बाय लॉ दैट इज नॉट अलाउड। इसीलिए उसके नीचे लिखा होता है 18+ वाला जो वार्निंग साइन है वो उसका साइन चलता है। अब वो दुनिया भर में तो नहीं इस तरह से चल रहा होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले शीशा पीने का बहुत ज्यादा ट्रेंड था,
फिर हमने देखा कि शीशा कैफेज खुलना शुरू हो गए, फिर एकदम से उन पर क्रैकडाउन हुआ, लोगों ने उसको अपना बिजनेस बना लिया। ये तमाम चीजें हो रही होती हैं जो इंतजामिया है उनके इल्म में होती हैं। अब इसको भी प्रॉपर एक पहले बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया जाएगा और फिर से इस पर क्या क्रैकडाउन किया जाएगा, किस बात का इंतजार किया जाता है। मुआशरे में जब एक चीज पूरी तरह से सरायत कर जाती है फिर हम लोगों में से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि फिर नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि अभी भी घरों में तो शीशे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ये आपकी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यही मसला है हमारे मुल्क के अंदर कि हम एक चीज को इतना लिंगर ऑन करने देते हैं कि जब वो प्रॉब्लम बन जाती है फिर हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि उसको उस वक्त रोक लें जब ये चीज शुरू हो रही होती है। हम लोग गवर्नमेंट से यही बात कह रहे हैं कि देखिए हम वो मुल्क हैं जिसने ओपीएम को पाकिस्तान से खत्म किया था। जो हमारी ड्रग का जो प्रॉब्लम था हमने उसको 15 साल लगाए लेकिन खत्म हो गया वो। इसी तरीके से अगर आपने टबैको के अंदर मैंने पर्सनली बहुत कोशिशें करके टबैको के ऊपर इसको इतना टैक्स बढ़वाया है कि अब इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की पहुंच से ये दूर होता जा रहा है। और इसकी वजह से हम लोग 100% श्योर हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज का ड्रॉप आएगा सिगरेट पीने वालों के अंदर इंशाल्लाह। इसीलिए मैं अभी से ये चीज कह रहा हूं सब गवर्नमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, कि आप लोग देखें अगर टबैको की तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ भी देख लें, इससे पहले कि ये हम लोग के लिए हेल्थ बर्डन बने, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए एक और बड़ा नासूर बन जाए। आप अभी से इसको कंट्रोल करें। और जिस तरह आपने शीशे की बात करी, देखिए शीशा भी हमने कंट्रोल तो किया ना। अगर फॉर एग्जांपल 1000 बंदा यूज करता था, अब शायद 10 बंदा यूज करता होगा, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, क्योंकि छुप के करना पड़ता है, चीजें नहीं मिलती, ये होता है, बड़ा मुश्किल होगी ये चीजें। इसी तरीके से जैसे हम अब देखते हैं वेस्ट में, देखते हैं न्यूजीलैंड ने अपने वहां के लोगों को, अगर कहा जाए सिगरेट की जो आदत है उससे उन्होंने छुटकारा मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। हम अपने मुल्क में ऐसे कौन से इकदाम उठा सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो लोग चले इस आदत में मुब्तला हो चुके हैं वो तो हो चुके, लेकिन जो हमारी यंगर जनरेशन है वो तो कम से कम इससे बच सके। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे कुछ इकदाम उठाए जाएंगे या ये मुमकिन हो पाएगा और कैसे होगा? देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। न्यूजीलैंड बहुत ही फोर साइडेड किस्म की कंट्री है। हम लोग किस्मत से थोड़ा सा इससे एक स्टेप पीछे चलते हैं चीजों के अंदर। अभी तो हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी रेगुलेशंस ही इस तरह की बन जाए कि पहले थोड़ा सा कंट्रोल सकें। सो थोड़े बेबी स्टेप्स हमें पहले लेने पड़ेंगे। अभी तो मैं पर्सनली स्पीकिंग समझता हूं कि हम पाकिस्तान के अंदर पिछले साल, इसी साल बल्कि आपको याद होगा कि हम लोग एक साल भी नहीं गुजरा है, फ्लड आया था बहुत बड़ा, और जिसकी वजह से कितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई थी। मैं तो ये भी कहता हूं कि जी हेल्थ लेवी बिल आना चाहिए और टबैको और ये वेप्स और निकोटीन पाउचेस के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगना चाहिए कि अगर आप इसको बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इससे इतना पैसा निकालें कि जो आप अपने गरीबों की तो हेल्प कर सकें, चीजें कर सकें। सो हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे चीजों के अंदर बिफोर वी वेंचर इनटू समथिंग लाइक न्यूजीलैंड या नेदरलैंड या कोई इस तरह की कंट्री जिसने जो इतना फॉरवर्ड थिंकिंग है कि अपने लोगों को, मैं इन ऑल ऑनेस्टी ये चाहता हूं कि टबैको जो है या ये जो निकोटीन पाउचेस हैं या ये वेप्स हैं, इनको बिल्कुल क्रैक डाउन करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। नोबडी, कोई भी नहीं ये चाहता कि उसका बच्चा जो है वो सिगरेट पिए। जो सिगरेट पी रहा है वो तो विक्टिम है, लेकिन जो इनिशिएटर है हमें उसको रोकना है। ये जो प्राइस बढ़ाई गई है, चीजें कर रहे हैं, ये इनिशिएटर्स को रोकना है। और इसीलिए वेप्स को और ये जो निकोटीन पाउचेस हैं, इनको आपने देखा होगा कि निकोटीन पाउचेस का जो नया ऐड आने लगा है उसके अंदर लिखा हुआ आने लग गया कि पुरानी प्राइस पे ही मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है टबैको से इन लोगों ने वो नीचे से निकल गए हैं तो अब वो उसको उसी प्राइस पे बेच रहे। अब हमारी कोशिश ये है कि जी इनको तो किसी रेगुलेशन में तो लाएं, कोई रिसर्च तो हो, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री इसको ये तो देखे कि ये पॉइजन तो नहीं है, ये बच्चों को हम पॉइजन तो नहीं दे रहे। अब फॉर एग्जाम्पल 12 साल के बच्चा अगर ये पीना शुरू कर देता है और उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या मसला है, अब आप मुझे बताएं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बिल्कुल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्कूल्स पर या माशरे पर भी नहीं डाल सकते। कुछ आदात का आगाज या ग्रूमिंग या तरबियत हमारे घर से भी होनी चाहिए, फिर गवर्नमेंट को भी जो है वो इसके ऊपर ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। और सियासी मंजरनामे से एक खबर शामिल करेंगे, उस पर एक एनालिसिस भी लेंगे, क्योंकि इमरान खान जब इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, वहां पर बहुत ज्यादा हमने हंगामा आराई देखी, बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं। वो मौजूद थे उस वक्त, हमने देखा बड़ी हंगामा आराई हुई। जो वो लोग वहां पर मौजूद थे, उनका पुलिस से आमना सामना हुआ, टकराव भी वहां पर हुआ। वहां पर इश्तियाल अंगेजी पुलिस की जानिब से भी की गई और कारकुनान की जानिब से भी की गई। और सूरत हाल कुछ ये भी देखने में आई, जिसका जिक्र इमरान खान ने भी किया, कि मौजज़ा उन्होंने देखा कि जब जो शेल फायर किए जा रहे थे वो फिर वापस हवा की समत की वजह से दोबारा ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट है, बिल्कुल वापस आ रहे थे। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट थी। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, अक्सर आप उनकी वीडियोस भी देखते रहते हैं, हेल्थ के हवाले से बहुत सेगमेंट्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अफान कैसर का मैं तस्करा कर रही हूँ, और उन्होंने भी जब ये पोस्ट की वीडियो और गुफ्तगू उनकी हुई तो बहुत सारी तनकीद भी उन पर की गई। अच्छा, क्या डिटेल्स हैं, हुआ क्या, ट्रोलिंग की गई जब डॉक्टर अफान की, तो हम उन्हीं से चाहते हैं। डॉक्टर अफान, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें नियो पाकिस्तान। एक्चुअल वाकया पेश आया, इस वीडियो की क्या हकीकत है, इतना आपको ट्रोल किया गया, इतनी तनकीद की गई? नबीहा, देखें, जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल स्टांस पे होंगे तो जो दूसरी तरफ से होगा तो वो जाहिर है उसको निगेट करने के लिए ट्रॉल ही करेंगे। इवन खान साहब ने भी ये बात एंडोर्स कर दी तो पीछे कोई बात रह नहीं जाती। फिर हसान नियाजी ने भी मेरे वीडियो को रीट्वीट किया था और उन्होंने बड़ी डिटेल से लिखा था कि जो कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका पसे मंजर बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस दिन ये वाकया हुआ है, आई वॉज इन इस्लामाबाद, मैं वहां नहीं जा सका था, मेरी एक हेल्थ इमरजेंसी थी। आई वॉज मूविंग टू लाहौर। जब मैं लाहौर मूव हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे उस जलसे में, इवन जो इस सारे जुडिशियल कम्प्लेक्स में मौजूद थे, जो ये बातें कोट कर रहे थे, इवन फुटेजेस भेज रहे थे। वो फुटेज भी मैंने बाद में अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पेज पे शेयर की। ये वाकया रियलिटी में हुआ। अच्छा, आई वॉज इन ए डिनायल कि ये पॉसिबल कैसे। डॉक्टर अफान, क्या वाकया, एलिब्रेट एक मर्तबा कीजिएगा। वाकया ये कि जब पुलिस शेल फायर करती थी मुजाहिरीन के ऊपर, तो उस टाइम इस्लामाबाद में एक दिन पहले पूरी रात बारिश होती रही और इतनी तेज किस्म की हवा और आंधी चल रही थी कि वो जो शेल्स थे वो वापस जा रहे थे, या एटलीस्ट जब शेल मारा जाता था तो जो उसका धुआं था वो सारा बैक टू पुलिस था, मतलब वो शेल वापस जा रहे थे। तो वो एक ऐसा मंजरनामा था जैसे समवन, मतलब some heavenly thing is helping the people who are standing with you, right? लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको एक अलग रंग दिया गया? जब हम बारिश में जाते हैं, अपनी छतरी का इस्तेमाल करते हैं और छतरी का रुख गलत होता है, बारिश ऑपोजिट साइड से आ रही होती है तो छतरी फट जाती है, टूट जाती है। दैट डजंट मीन ना कि अल्लाह हमसे नाराज है या हम उस बारिश में जा रहे हैं या ओले हमारे सर पर पड़ रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल चीज हुई ना, इसको अगर रूहानियत की तरफ या मौजज़ात से जोड़ देना, दैट्स नेगेटिव एंगल हम क्यों देखें, हम इसकी पॉजिटिव एंगल भी तो देख सकते हैं ना, कि सम माइट हैव बीन हेल्पिंग सम वे अराउंड। दूसरी मैं आपको एक इससे हट के बात कर रहा हूं, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। उसी रात, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं एक इंतहाई अहम शख्सियत के घर था उसी रात लाहौर में, तो समवन फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड दैट शख्सियत, और उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया कि यार सानू समझ ही नहीं आ रही कि खान दी वो कित्थों रही है। ठीक है, मतलब ये जिस बंदे के अल्फाज हैं, ही इज फ्रॉम द अपोजिट पार्टी। उसने कहा भाई हमने बाहर बंदे रोके, इस्लामाबाद पूरा उठ के अंदर इसके लिए आ गया, लोग जुडिशियल कंप्लेक्स टप के पता नहीं कहां से आ गए, और ते हवा भी जड़ा शेल जड़ा वापस पुलिस दी तरफ सट रही सी। दिस वाज हिज वर्ड्स व्हिच आई हर्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके बाद फिर हमने जो देखा, जो तबसरा आपने किया, उस पर जो ट्रोलिंग फिर आपकी स्टार्ट हुई, आपको एक सियासी पार्टी से भी जोड़ा गया, आपका ये भी कहा गया कि डॉक्टर हैं, पहले इनकी डिग्री भी चेक की जाए। ये तो मौसम की खबरें बता रहे हैं कि हवा किस रुख पे चल रही है, शेल किस तरह से वापस आ रहे हैं, एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी ज़ात पर भी बात की गई कि डॉक्टर साहब खुद तो लोगों को कहते हैं लाइफस्टाइल चेंज करें, लेकिन डॉक्टर साहब खुद बड़े चबी हैं, तो लाइफस्टाइल खुद उन्हें भी चाहिए कि उसको ऑब्टेन करें। कुछ लोगों को आपने ब्लॉक भी किया, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मीम्स भी बनी, सोशल मीडिया पर आप छाए रहे, उसका इम्पैक्ट आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहले ये कि जो हसान नियाजी साहब ने जब उस वीडियो को रीट्वीट किया ना, तो वीडियो फिर वायरल होना शुरू हो गई। ट्रोलिंग को तो मैं कभी भी उसमें नहीं लेता। आप देखें, हमने एक बात की थी हेल्थ पे, समोसे की जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जी लोगों ने उस पर भी तनकीद की। एवरी पर्सन नोज के भाई समोसा इज बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब रहेगी बात कि दूसरी जो चबी की बात करते हैं, एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक फिजिक। ठीक है,
और वो उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहा होता है। आई एम द पर्सन हु इज वेरी हैबिचुअल ऑफ एक्सरसाइज, और जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। जी। पर समटाइम्स योर फेस डायमेंशन इज लाइक दिस कि आपकी लुक उस तरह की आ जाती है। अब मैं सोया उठा था उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई, तो उस टाइम वैसे ही एक इम्पैक्ट ऐसा आ रहा होता है। अदरवाइज माई BMI इज आइडियल एज पर माई हाइट, आई एम 6'1". जी। ये जो क्रिटिक होती है ना, और एक और बात, इससे मैं हट के बात कर रहा हूं। अब ब्लॉक मेरी टीम ने ब्लॉक किया होगा किसी ऐसे बंदे को, उसकी रीजन क्या है? नो वन इज अलाउड। खान साहब है ना, उन्होंने कोई बात किया, आप तनकीद करें, उनकी जात पर करें। ये जो पर्सनल हिटिंग होती है ना, स्पेशली जब आप किसी बॉडी शेम करते हैं, ये इखलाकियात से बड़ी गिरी हुई हरकत है। बिल्कुल डॉक्टर अरफान, और ये किसी पर भी हो, किसी की भी जानिब से हो, ये नहीं होना चाहिए। जातियात पर तनकीद करना, चाहे किसी भी जमात से हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे ये जानना है और ऑडियंस को भी जानना है, सोशल मीडिया जो आपको चाहते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आप मुस्तकबिल करीब में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात दुरुस्त है और ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लोग कहते रहे, और ये ऐसी कोई बात, हसान नियाजी की फिर जाके डिग्री चेक करें वकालत की, या इतने जो इंटेलेक्चुअल्स उनके साथ खड़े हैं उनकी फिर सहाफत की डिग्री भी चेक कर ली जाए। ठीक है, जो सहाफी उनके साथ खड़े हैं, फिर अरशद शरीफ साहब की भी फिर सहाफत की डिग्री जाके चेक करें, और फिर जाके चेक करें इमरान रियाज की भी डिग्री चेक करें, सदीक जान की डिग्री भी चेक करें। इट डजेंट मीन कि अगर आपकी किसी की तरफ पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है और आपको कोई पसंद है। अब मेरे अम्मा अब्बा सारी जिंदगी नून लीग को वोट डालते हैं, जब हम जवान हुए तो हमने PTI को वोट डाला। इट डजेंट मीन कि किसी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन का मतलब ये नहीं होता कि वो जिंदगी में, मतलब फिर पाकिस्तान में डॉक्टरों से वोट का हक छीन लें, डॉक्टर को वोट ना डालने दें, क्योंकि डॉक्टर तो सियासी हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इतना ज्यादा ट्रोल क्रिटिसाइज क्यों किया गया आपके इस वीडियो को बात करने को, जो मौजज़े से जोड़ा गया? क्योंकि इमरान खान जब बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, इस्लामी टच देते नजर आते हैं अपनी तकारीर में। इसी तरह आज हम गुफ्तगू कर रहे थे एक सहाफ़ी से, तो औरिया मकबूल साहब का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि पहले वो आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बशारतें देखते थे, तो उसमें भी बारहा यही कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ों को शायद कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सियासी जो हालात चल रहे हैं, तो आपकी जब वीडियो सामने आई तो उसको भी उसी से मंसूब किया गया। मुझे बताएं, खुद कनेक्ट करते हैं, ये दूसरी तरफ वाले कनेक्ट नहीं करते, वो कनेक्ट नहीं करते, वो भी तो कनेक्ट करते हैं। और पहली बात ये कि देखें, किसी भी शख्स की, अब आप फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको एक बात बताऊं, जब आप बीमार होता है कोई इंसान, ठीक है, ही सीक्स हेल्प फ्रॉम अल्लाह। लोग मैंने देखा है बेड्स पे लेटे होते हैं और वो सूरत रहमान सुन रहे होते हैं, अपनी फिजिकल कंडीशन के लिए हेल्प किससे मांग रहे होते हैं? अल्लाह से। बिल्कुल। अब आपका मुल्क फिजिकली डिवास्टेशन का शिकार है, आपका मुल्क फिजिकली तबाहली का शिकार है, इकोनॉमी आपकी तबाह हो गई है, आटे की लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कि अगर आप मदद मांग रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं, और एक होप का एलिमेंट लोग देखते हैं कि शायद दिस इज द राइट वे, कि हमें यहां से होप मिल रही है, और कोई चीज वहां से रिलेट कर लेते हैं, तो ये भी हर इंसान का बहुत पर्सनल मैटर है कि वो अल्लाह से जब मदद मांगता है या दुआ करता है तो किस चीज को किससे रिलेट करता है। डॉक्टर लास्ट कमेंट करना चाहूंगी, ये जो पूरा एक शोर मचा सोशल मीडिया पर, या जो गुफ्तगू हुई या ट्रोल किया गया, तो पाकिस्तान के काफी नामवर सहाफियों ने, जय्यद सहाफियों ने भी उस तस्वीर को कोट करते हुए, रीट्वीट करते हुए यही कहा कि डॉक्टर अफान कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल के साथ कनेक्टेड हैं। ये इल्जाम भी इसको कह सकते हैं। क्या कमेंट करेंगे या क्या जवाब देंगे आप उन तमाम लोगों को? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल से कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लाइकिंग मौजूद है। ये मेरी ना लाइकिंग है, मेरी जाती लाइकिंग है, और ये लाइकिंग तब से है जब 2013 में खान साहब कंटेनर से गिरे थे। मेरा कॉलम एक्सप्रेस न्यूज पे मौजूद है, हमारी कौम का महातीर। अब उसके बाद खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने, ये सारा कुछ हुए, ये लाइकिंग यकदम तो नहीं होगी। समवन के किसी इंसान के पॉलिटिकल सिनेरियो को लाइक करता है और पुराना लाइक करता आ रहा है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको कहें कि ऑल ऑफ ए रैंडम, अगर उसके कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मौजूद हैं तो अब ये उस पर खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान साहब के साथ खड़े थे बाद में, जिन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई भी शख्स पढ़ा लिखा है और उसके बाद उसने अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी है अपनी लाइकिंग की वजह से। मेरा किसी PTI के मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, अपना स्टांस रखते थे। सामने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।
वेलकम बैक। रोए ज़मीन पर इस वक्त सिर्फ 0.5% पानी मीठा और काबिल इस्तेमाल है। और अगर मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें तो मौसमियाती तब्दीली ख़तरनाक हद तक इस सप्लाई को मुतासर करी है, जिसका बारह हम जिक्र भी कर चुके हैं, क्योंकि पानी और मौसमियाती तगय्युर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अनवार माहरीन जो माहौलियात हैं उनकी जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के बायस दुनिया भर में ग्लेशियर्स अब तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे समंदर की सतह बुलंद और पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो रही है। आज यौम आब यानी पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासबत से हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन साफ पानी के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम कर रही है और अल खिदमत फाउंडेशन के मुल्क भर में 17,000 से ज़ायद पीने के साफ पानी के जो मंसूबे हैं वो रोजाना 48 लाख अफराद अनवार इससे मुस्तफीद होते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बिल्कुल राशिद साहब ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया, उनसे इस वक्त बात करेंगे। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे तो हम देख रहे हैं कि पूरी ही दुनिया में पानी की किल्लत है, परेशान कुन मसाइल का हमें फ्यूचर में सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो सूरत हाल फिर बहुत ज़्यादा संगीन है। जी हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतने संगीन मसले के ऊपर बात की है। इस वक्त पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला पानी है और पानी के अंदर भी साफ पानी जी। और ये सुनकर आपको हैरत होगी कि 85% लोग पाकिस्तान के अंदर, बेशक वो देहाती एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया के अंदर, वो साफ पानी की जो है वो उससे महरूम है, सहूलत से महरूम है। उनको ये पानी नहीं मिल पा रहा और हम खुद हैरान होते हैं कि देहातों में तो ठीक है अगर नहीं मिल रहा, शहरों में क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो साफ पानी है ना मिलने की वजह हम खुद हैं कि हमने, एक तो काम होता है हुकूमतों का, एक हमारा अपना काम है, हम लोगों को अवेयर करते हैं जहाँ भी हम प्रोजेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि लोग खुद साफ पानी को ज़ाया कर रहे हैं। जैसे आपने बताया इंट्रो के अंदर कि 0.5% पानी जो सा है वो पीने का है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब सैलाब आया लोगों के पास पानी मौजूद था लेकिन उसको पी नहीं सकते थे। तो ये अहमियत है पानी की, अगर साफ नहीं होगा आप उसको नहीं पी सकेंगे तो आपको बीमार कर देगा। तो कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर अनवार जैसा कि हमें पता है कि पानी के जो मसले मसाइल हैं, टैंकर माफिया है और बहुत महंगा लोगों को पानी मिलता है, मुयस्सर है इस्तेमाल करने के लिए, उसकी एक बड़ी रकम उनको देनी पड़ती है। जब हम जिक्र करते हैं पंजाब का जिक्र करते हैं, लाहौर का हम जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग उस तरीके से ख्याल नहीं करते, खुले पानी का इस्तेमाल किया जाता है। टूथब्रश का अच्छा अवेयरनेस जरूर आज के दिन पे ये होनी चाहिए, बात में समझती हूँ कि होनी चाहिए कि हम टूथब्रश कर रहे हैं तो हमारे पानी का नल खुला हुआ है, हम नहाने जा रहे हैं तो हमारा पानी खुला हुआ है मुसलसल, अगर हम गाड़ी अपनी धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पूरी गली जो है उस वो एक छोटी नहर का मंजर पेश कर रही होती है। तो ये अवेयरनेस के हवाले से वक्तन फवक्तन भी बात होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की भी तरबियत उसके फिर अकॉर्डिंगली करें, हम पानी को महफूज करें। जी हाँ, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अवेयरनेस की है। हम ये करते हैं कि हमारा जहाँ भी प्रोजेक्ट लगता है, पार्कर में हो, पिशावर में हो या चतराल में हो या गिलगित में हो, प्रोजेक्ट लगाने के बाद हम वहाँ की कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, खास तौर पे वहाँ की खवातीन और बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उनको समझाते हैं कि पानी की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ हम तो पानी की अहमियत को अंदाजा ही नहीं कर सकते जो वो लोग कर सकते हैं, जो तरस रहे हैं पानी की, तरस रहे हैं। हैंडपंप लगा होता है, हैंडपंप से पानी निकलता है तो लोगों की आंखों से पानी निकलता है, आंसू निकलते हैं, यार ये पानी इतना मीठा हमें कैसे मिल गया है। और मीठा वो होता है जो हम पी नहीं सकते और वो बेचारे वो पानी पीते हैं। तो अलगर्ज ये कि हम जो प्रोजेक्ट के साथ ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं उसमें उनको बताते हैं कि साफ पानी की अहमियत और हैसियत क्या है। उसका फायदा ये होता है कि लोग पानी को एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की है। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कि स्कूल के जो तलबा हैं वहां पर जाके उनको अवेयरनेस दी जाए कि आपने पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, पानी की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। चंद स्कूलों में काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि बच्चों ने अपने घर में जाके बात करनी शुरू की, कभी टैप खुला हुआ है मम्मा ये ना करें। और क्या ही अच्छा हो कि घर से अगर माओं की ही तरबियत हो अपने बच्चों को, और फिर वो स्कूल से तो कितना वो बेहतरीन। अच्छा बिल्कुल, सरकारी सतह पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी से काम लिया गया है पानी वाले मामले पर, तो आज जो हालात हम फेस कर रहे हैं उसकी एक बड़ी रीज़न वो भी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रीज़न ये है, हुकूमतों का काम होता है कि लोगों को अवेयर करें, लोगों को शऊर दें किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का, लेकिन पानी के ऊपर जो भी इदारे बनाए गए हैं वो इदारे कोई काम नहीं करते। यानी कि लोगों को सबसे बड़ा काम यह है कि अवेयरनेस दी जाए, वो काम भी नहीं करते। फिर टेस्टिंग का काम है कि लोगों को बताया जाए कि ये पानी पीने के काबिल है, ये पीने के काबिल नहीं है। उस तरह से भी काम नहीं हो रहा। एक भेड़ चाल बन गई जी, प्लांट लगा दें,
प्लांट से लोगों को साफ पानी मिलेगा। 600 से ज्यादा प्लांट इस वक्त लाहौर के अंदर वासा के हैं और 600 में से शायद ही कोई एक प्लांट हो कि जो साफ पानी दे रहा हो। उसकी बड़ी वजह क्या है कि प्लांट लग गया 2 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके बाद उस प्लांट को मेंटेन कैसे करना है उसके ऊपर आपकी कोई अपना कोशिश नहीं है। ठीक। अच्छा सर, अल हिदमत फाउंडेशन का तस्करा मैं यहाँ पे और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़रूर सराहना चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से, न्यू के चैनल से, कि जब भी पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, चाहे सैलाब मुतासरीन हो या हमारे कोई दोस्त ममालिक हों, टर्की में भी जिस तरह से विजिट हुआ, वहाँ पर जिस तरह से मदद करने के लिए आपकी टीम, आपका स्क्वाड पहुँचा, और जिस तरीके से ईद कुर्बान पर भी जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक गोश्त पहुँचाने का काम करते हैं, या हर फील्ड में मेरे ख्याल से। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। आज के दिन के हवाले से आपकी जो टीम है, आपका जो इदारा है, वो क्या कर रहा है, क्या इकदाम कर रहे हैं, और पानी के हवाले से जिस तरह से आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी किया, तो वो कौन कौन से हैं? जी, मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो सैलाब आया था लास्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर हमें जाने का इत्तेफाक हुआ फील्ड के अंदर। तो हमने देखा कि हम जाते थे भी लोगों को फर्स्ट एड दी जाए, लोगों को जो से रेस्क्यू किया जाए, लेकिन हम जब वहाँ गए कि पानी ही पानी हर तरफ और लोग पानी को तरस रहे हैं, तो हमने फौरी तौर पे 35 फिल्ट्रेशन प्लांट लाहौर से तैयार किए, 35 ट्रक लिए, उनके ऊपर प्लांट लगाए और उनको उन इलाकों के अंदर भेजा जहाँ पानी खड़ा हुआ था। उसी पानी को इस्तेमाल किया और फिर उन लोगों को पीने के लिए साफ पानी दिया। ना सिर्फ उनको पानी दिया बल्कि उनको केन दिए, साफ केन थे लोगों के पास लेकिन गंदे केन थे, वो उसी के अंदर पानी डाल के साफ पानी पी रहे थे। गंदे केन से साफ पानी पियेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। तो हमने उनको केन भी दिया कि आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। आज के दिन के हवाले से आपने जो खास तौर पे जिक्र किया वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से, 93 से ये वर्ल्ड वाटर डे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि खिदमत ने पाकिस्तान में इसका आगाज़ किया। पहले एक आप कह लें सरकार की तौर पर बात होती थी कि भाई अखबारात के अंदर इश्तिहार आ गए ये वर्ल्ड वाटर डे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला प्रोग्राम 2015 के अंदर अलहमरा के अंदर किया। वहाँ पे एक नुमाइश लगाई कि पानी की अहमियत और हैसियत क्या है, उसके ऊपर लोगों को अवेयर किया, स्टूडेंट्स को बुलाया, जो मुतलका लोग थे उनको बुलाया। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने बड़ी उसमें खुशी से शिरकत की, उन्होंने पानी के ऊपर चीज़ें अपनी तैयार की। तो हमने उसी दिन जज कर लिया कि जो इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर वो अवेयरनेस की है। आज जो वर्ल्ड वाटर डे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमने तेज़ रफ्तारी से इस चीज़ को रोकना है कि हम पानी ज़ाया ना करें। तो हमने तो आज से 7-8 साल पहले इस बात को इदराक कर लिया था और हुकूमत से भी बात की कि इसके ऊपर काम किया जाए। मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो हमें दर्स दे रहा है वो ये है कि हम पानी को महफूज करने के लिए अपनी आइंदा नस्ल को ज़हनी तौर पर तैयार करें। और अगर हम आइंदा नस्ल को ज़हनी तौर पर तैयार करने के काबिल हो गए तो फिर हम इस चैलेंज से नबर आजमा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एफर्ट्स हैं अल खिदमत की जानिब से की जा रही हैं, जो इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन अगर हम मैस लेवल पर देखें तो ये हुकूमतों का काम है कि हुकूमत ही पानी जो है घरों में प्रोवाइड कर रही है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो उस तरह से तो काम नहीं कर सकती जिस तरह से रियासत कर सकती है। रियासत को क्या करना चाहिए? उनको भी तो स्टेप इन करना पड़ेगा इस मामले पर। मैं समझता हूँ जी इसमें सबसे बड़ी चीज़ रियासत के करने वाली ये है कि लोगों को अवेयर करे कि ये काम अकेली रियासत नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि ये हुकूमत ही काम कर ले तो हुकूमत नहीं कर सकती। गाड़ी तो मैं खुद धोता हूँ घर के बाहर, घर के अंदर तो पानी मैं खुद ज़ाया करता हूँ। अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले तो हम इस चैलेंज को ना सिर्फ कबूल कर सकते हैं बल्कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन के अंदर ना सिर्फ हुकूमत, हर फर्द को इस बात का एहसास करना होगा कि हमने पानी को महफूज करना है अगर हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए पानी जो है महफूज करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद दाऊद साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वर्ल्ड वाटर डे को हम डिस्कस की। मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि पानी की जो एक अफादियत है, पानी को सेव करने का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल यूज करना चाहिए। प्रैक्टिस हमें इससे पहले कि हम अपनी गवर्नमेंट को भी तनकीद करते हैं, इदारों को भी करते हैं, स्कूल्स हर चीज चाहते हैं कि बच्चे स्कूल से पिक करके आए, लेकिन अगर हम घरों से अपने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करें तो मेरे ख्याल से हमारे जो काफी मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। आज जनाब रोहित हिलाल कमेटी का इजलास भी शाम में होगा, जिसके बाद शाम को अनाउंस किया जाएगा कि आज की पहली सहर और या कल का रोजा जो है वो इंशाअल्लाह ताला होता है कि नहीं होता। अगर कल का पहला रोजा होगा तो हमारी आपसे मुलाकात सुबह 9 बजे नहीं बल्कि शाम के 4 से 6 बजे तक मुलाकात होगी। आप न्यू पाकिस्तान देख सकेंगे और थोड़ी से मुख्तलिफ अंदाज में देख सकेंगे। तो आज का दिन जनाब ग्रॉसरी कीजिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए रमजान की, और इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।